हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग एनसीईआरटी की बुक देख रहे हैं चैप्टर वाइज। अभी इस समय हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री में भी हमने चैप्टर 7 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 8 देखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया जानने को इसमें मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और साथ में कमेंट करके भी हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन दे सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो तमिल क्षेत्र है, यानी कि जो हमारा दक्षिण भारत वाला रीजन है, उसमें आप देखेंगे तमिलनाडु वाला रीजन है। ठीक है, यह तमिलनाडु एक राज्य है एग्जैक्टली। तो वहां आप देखिए कि तमिल क्षेत्र में जो बड़े जमींदार होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। ये आज की बात नहीं हो रही है, ये बहुत पहले की बात है। तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि उस टाइम पे बड़े जमींदारों को क्या कहा जाता था, हमारे पास ऑप्शंस हैं। वेल्लार, ये एग्जैक्टली आप देखेंगे कहीं कहीं आपको ये बेल्लार देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा वेल्लला। ठीक है, तो वेल्लला, तो आपको जहां भी देखने को मिले समझ लीजिएगा कि इसी बात मतलब कि इसे जो है सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। और दूसरा कह रहे हैं किसान, तीसरा कह रहे हैं कडेसियर, चौथा कह रहे हैं दास। तो आप लोगों को पता होगा कि जो दक्षिण भारत वाला रीजन है, यानी कि जो तमिल वाला रीजन है, वहां पे जो बड़े जमींदार हुआ करते थे, मतलब जिनके पास 100, 200, 400 ऐसे एकड़ में जमीन हुआ करती थी, उन्हें बड़े जमींदार कहा जाता था। और उन्हें उस टाइम पे बोला क्या जाता था, उनके लिए स्पेसिफिक एक वर्ड यूज किया जाता था जिसको हम कहते थे वेल्लला या फिर वेल्लार। ठीक है, जो भी आपको मिले ऑप्शन में आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन जो इसका है वो हो जाएगा हमारा ए वाला। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की किताबों से लिया गया है, कहीं इसमें कोई मिलावट आपको नहीं मिलेगी। यहाँ आपसे बता रहे हैं कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहा करते थे, यानी कि जो हमारा दक्षिण भारत है उसमें भी और जो हमारा उत्तर भारत है उसमें भी, दोनों की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, या उनका जो डिवीजन था वो 3 टाइप से किया हुआ था। जैसे आप देखेंगे कि जो तमिल क्षेत्र वाला रीजन है, यानी कि जो तमिल क्षेत्र है, वहां पे जो बड़े भूस्वामी हुआ करते थे उन्हें वेल्लला कहा जाता था। जो साधारण हलवाहे होते थे उन्हें कहते थे उड़वार। और जो भूमिहीन मजदूर होते थे, जिनके पास बिल्कुल भी खेती बाड़ी नहीं हुआ करती थी, दूसरों के खेतों पे जाकर काम करना पड़ता था, उन्हें कहते थे दास कडेसियर। ठीक है, और साथ में अधिमई भी कहा जाता था। तो ये सारी शब्दावलियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्या, कि जो बड़े भूस्वामी थे उन्हें वेल्लला कहा जाता था, साधारण जो हल चलाने वाले लोग थे उन्हें उड़वार कहते थे, और जो भूमिहीन मजदूर थे उन्हें दास कडेसियर या फिर अधिमई कहा जाता था। ये कहाँ की बात है, ये दक्षिण भारत की बात है, यानी कि जो हमारा तमिल वाला रीजन है वो। जबकि उत्तर भारत में आप देखेंगे तो इससे आपको अलग चीजें मिलेंगी। आप देखेंगे कि उत्तरी हिस्से में या उत्तरी भारत में जो गांव के प्रधान हुआ करते थे उन्हें हम कहते थे ग्राम भोजक। ठीक है, तो जो गांव के प्रधान थे उन्हें हम कहते थे, एक मतलब प्रधान का मतलब आज के जैसे प्रधान नहीं, मुखिया टाइप का समझ लीजिए कि गांव में कोई एक व्यक्ति होंगे जिन्हें मुखिया माना जाएगा, कि यही गांव के जो है सर्वे सर्वा है, यही सारे करता धरता है, तो उस टाइप की बातें हैं, तो उन्हें कहा जाता था ग्राम भोजक। और आप देखेंगे कि अक्सर एक ही परिवार के लोग इस जो ग्राम भोजक वाला पद है इस पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी कि आप ये समझिए कि ये जो ग्राम भोजक वाला पद था ये वंशानुगत था, यानी कि दादा थे ग्राम भोजक, दादा का पोता भी ग्राम भोजक बनेगा, दादा के पुत्र भी ग्राम भोजक बनेंगे, उनके पुत्र के पुत्र भी ग्राम भोजक बनेंगे। महिलाओं की तो वैसे भी कोई गिनती नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि पुत्र ही बनते रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए, यानी कि ये पद जो है ये कैसा था, आनुवांशिक था। इधर आप देखेंगे कि ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर कौन रहते थे, तो जो गांव के सबसे बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, यानी कि जो लैंडलॉर्ड थे वो रहा करते थे। ऐसा नहीं है कि गरीब किसान जो है वो बन जाएंगे ग्राम भोजक, तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अभी जो सिस्टम है, हालांकि सिस्टम कहने की बात है, आज भी आप देखेंगे जो गांव के प्रधान वगैरह होते हैं ना, तो वो जो गांव के सबसे जो है धनी वगैरह होते हैं, उन्हीं लोगों के पास की बात होती है गांव का चुनाव लड़ना, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा खर्चा होता है। लेकिन हमारा जो संविधान है वो भले ही दिया हुआ है कि भाई गांव में कोई XYZ है, उसके पास वहां का वो मतलब कि निर्वाचन जो क्षेत्र है उसमें उसका नाम है, तो वो जो है चुनाव वगैरह लड़ सकता है। बाकी तो सब समझदार हैं, कितना कौन चुनाव लड़ता है। आगे देखेंगे,
साधारणतः जो इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम किया करते थे और इसके अतिरिक्त जो प्रभावशाली होने के कारण जो है प्रायः राजा भी टैक्स वसूलने का जो काम हुआ करता था वो किन्हें दे दिया करते थे, तो यही जो ग्राम भोजक थे उनको। ठीक है, आगे आप देखिए कि कभी कभी जो ग्राम भोजक है ये न्यायाधीश यानी जज के रूप में भी काम किया करते थे और पुलिस का भी काम कभी कभी ये कर लिया करते थे। तो उत्तर भारत में ग्राम भोजक का जो पद है वो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था। ठीक है, यहाँ आप देखिए कि ग्राम भोजक तो हो गया कि मतलब कि ये तो सबसे जो हाई पोस्ट थी या हाईएस्ट लेवल था किसी व्यक्ति का वो है, उसके अलावा भी लोग रहते थे, वही अकेले थोड़ी ना गाँव में रहते थे। तो आगे देखिए कि ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी आपको मिल जाते हैं और उन्हें क्या कहा जाता था, तो उत्तर भारत में जो अन्य स्वतंत्र कृषक थे उन्हें कहा जाता था गृहपति यानी कि गृहपति। ठीक है, आगे देखिए इनमें से ज्यादातर छोटे किसान ही हुआ करते थे और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी और इनमें दास कर्मकार आया करते थे, यानी कि जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी वो जो है क्या कहलाते थे उत्तर भारत में, तो उनको कहा जाता था दास कर्मकार। जैसे दक्षिण भारत में हमने देखा कि उन्हें कड़ैसियार कहा जाता था, वैसे ही आप उत्तर भारत में देखिए कि इन्हें दास कर्मकार कहा जाता था और ये दूसरे की जमीन पर काम करके अपनी आजीविका को चलाते थे। ठीक है, तो उत्तर भारत में जो है सबसे जो बड़े किसान थे या जमींदार टाइप के थे उन्हें क्या कहते थे, ग्राम भोजक, जबकि जो दक्षिण भारत है वहां कहा जाता था वेल्लार या वेल्लला। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। चलिए हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपसे इस टाइप से मैंने कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि आपको सारी शब्दावलियां एकदम क्लियर हो जाएं। कह रहे हैं कि छोटे और स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था, तो ये थोड़ा सा इसमें गलत हुआ है, हालांकि देख के समझ आ जाएगा। तो छोटे और जो स्वतंत्र कृषक थे इनको क्या कहा जाता था, अब देखिए ऑप्शंस है हमारे पास ग्राम भोजक, गृहपति, श्रेणी या वल्लला या वल्लाल। देखिए इसको एक बार देख करके हमारे मन में ये डाउट आ सकता है ना कि दक्षिण भारत का पूछ रहे हैं या उत्तर भारत का, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग कहा जाता था। तो ऑप्शंस देख करके हमें ये समझ आ जाता है कि उत्तर भारत का पूछा जा रहा है या दक्षिण भारत का। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस ही वैसे दिए हैं। जैसे आप देखिए ऑप्शन डी वाला हम देखेंगे कि जो वल्लाल है, अभी ऊपर हम देख के आ रहे हैं कि दक्षिण भारत में जो मतलब कि जमींदार किस्म के लोग थे उन्हें कहा जाता था, तो ये ऑप्शन तो हट ही गया। और आप देखिए ग्राम भोजक, ये भी मतलब कि सबसे बड़ी पोस्ट थी, यानी कि सबसे बड़े जो जमींदार उत्तर भारत में थे उनको यहाँ पे जो है ग्राम भोजक कहा जाता था, तो ये भी हट गया। बचा कौन सा, गृहपति और श्रेणी। अभी श्रेणी के बारे में हमने आपको बताया नहीं है और अभी नीचे आएगा इसका भी क्वेश्चन, तो हम वहां बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गृहपति, यानी कि ये उत्तर भारत के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि उत्तर भारत में स्वतंत्र छोटे किसानों को क्या कहा जाता था, तो उन्हें कहते थे गृहपति। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं कि संगम कालीन जो दक्षिण भारतीय संपन्न किसान थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो दक्षिण भारत में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था, अभी हम लोग ऊपर देख के आ ही रहे हैं। ऑप्शंस देखिए, ग्राम भोजक तो ये तो बात ही नहीं है क्योंकि ये उत्तर भारत की बात है। वल्लार तो ये जो है दक्षिण संपन्न किसान, हाँ तो ठीक है यही होना भी चाहिए। कड़ैसियार तो जो है संपन्न किसानों को कड़ैसियार, और उड़वार तो बेचारे जो है हलवाहे वगैरह थे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाना चाहिए हमारे ख्याल से ऑप्शन बी वाला। बी क्यों होगा, सी होगा, सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा कि जो दक्षिण भारत में भारतीय किसान या संपन्न किसान थे दक्षिण भारत में, उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें वल्लाल ही कहा जाता था। क्योंकि वही अब जो जमींदार हैं उनके भी खेत में खेती ही तो हो ही रही थी ना, तो इसी वजह से हैं तो वो कृषक ही, भले ही खुद ना करके दूसरों से करवा रहे हैं लेकिन माने तो जाएंगे कृषक ही ना। तो जो स्वतंत्र किसान थे उन्हें कहते थे वल्लाल। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जो सुदर्शन झील है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जब हमने टेट दिया था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, और आज टेट नहीं दिए थे, काफी टाइम हो गया है टेट दिए। इवन 2020 में शायद टेट हुआ था, उस टाइम पे हमने टेट दिया था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था जो 6 to 8 का एग्जाम होता है उसमें। ठीक है, और यही इस टाइप के ऑप्शंस भी थे। चलिए, कह रहे हैं सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा करवाया गया, और ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, रुद्रदामन या फिर अशोक महान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है,
चलिए यहाँ इसके बारे में आपको कुछ और बता देते हैं। जैसे सुदर्शन झील जो है वो भारत का एक प्राचीन जल संरचना है, ठीक है। आप देखेंगे सुदर्शन झील भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक झील है, तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि गुजरात राज्य में है सुदर्शन झील। और ये मौर्य काल की एक अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धि है। इसे भारत की सबसे पुरानी झीलों में से एक माना जाता है। और ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये मैंने गूगल से लिया है। आगे देखेंगे, यहाँ आप देख लीजिए सुदर्शन झील का इतिहास। तो सबसे पहले आप देखिए जो सुदर्शन झील है उसकी जो नींव पड़ी है और जो सर्वप्रथम उसको बनवाया गया वो कब बनवाया गया, तो मौर्य काल में जो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उनके द्वारा बनवाया गया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये मौर्य जो है वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं, तो उन्हीं के टाइम पीरियड में ये बनवाया गया था। आगे देखिए आगे चल करके जो मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हुए मतलब अशोक महान, उनके द्वारा भी इसमें काम करवाया गया। और क्या काम करवाया गया, तो झील का जीर्णोद्धार करवाया गया, ठीक है। तो अशोक के द्वारा झील का पुनः मतलब कि जीर्णोद्धार करवाया गया। कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, कहीं से उसमें लीकेज वगैरह हो रहा था, तो ये सारी चीजों को उन्होंने करवाया था। आगे चल के आप देखेंगे कि जो शक आते हैं ना, तो शक शासक जो रुद्रदामन प्रथम थे, इनके द्वारा भी सॉरी इस झील की मरम्मत करवाई गई। और इतना ही नहीं, उसके बाद जब गुप्ता एज आया यानी कि गुप्त काल जब आया, तो उस गुप्त काल में जो स्कंद गुप्त थे, इन्होंने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। तो कोई एक व्यक्ति के हाथ की ये बनवाई झील नहीं है। सबसे पहले इसको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में बनवाया गया, फिर अशोक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया या जीर्णोद्धार करवाया। फिर आप देखें कि जो शक शासक थे रुद्रदामन प्रथम, उनके द्वारा भी जीर्णोद्धार करवाया गया। और आगे चल करके गुप्त वंश के जो शासक हुए स्कंदगुप्त, उनके द्वारा भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया गया। तो मतलब कई सारे लोगों का मिला जुला स्वरूप है, तब आज आपको ये देखने को मिल रही है, अभी भी जीवित है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि संगम कालीन व्यापारिक नगर थे, कौन कौन से संगम कालीन व्यापारिक नगर थे, वो आपको बताना है। पुहाड़, तोंडी, उरैयूर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी कि जो भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो पुहाड़ हो, तोंडी हो या उरैयूर हो, ये सभी संगम कालीन व्यापारिक नगर में शामिल थे, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो थोड़ा छोटा करते हैं वरना कह रहे हैं कि तमिल क्षेत्र में, ठीक है, तो जो तमिलनाडु वाला रीजन है या जो तमिल क्षेत्र है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो साधारण हल चलाने वाले लोग थे उनको क्या कहा जाता था। तो ऑप्शंस है हमारे पास वेल्लार और किसान, कदैसियर या फिर दास। तो जो है जो हल चलाने वाले लोग थे उन्हें तो उड़ैयार कहा जाता था ना, तो वो तो यहाँ है नहीं, तो वेल्लार तो होगा नहीं, किसान भी नहीं होगा, तो दास, कदैसियर, इसमें से क्या हो जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसान। किसान हालांकि नहीं होगा, नहीं, इसका जो अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं ना कि तमिल क्षेत्र में जो लोग मतलब कि हल चला रहे थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें कहा जाता था उड़ैयार, ठीक है। क्या कहा जाते थे, तो उड़ैयार कहा जाता था, ऊपर हमने देखा ही था। तो ये इसको छोड़ करके आप इसे उड़ैयार मान लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। सॉरी, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि तमिलनाडु या तमिल क्षेत्र में जो भूमिहीन मजदूर थे उन्हें किस रूप में जाना जाता था। तो जो भूमिहीन मजदूर थे, अब यहाँ वो पूछा जा रहा है, जो हमने आपको पहले वाला पैराग्राफ पढ़ाया है उसी में से ये सारे क्वेश्चंस बने हैं। अब ठीक है, कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आप अगर वो पॉइंट्स याद रखेंगे, उसमें जो 4-5 पॉइंट है, तो इस टाइप के कोई से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के बने, हो सकता है मैच द फॉलोइंग में बन जाए, या फिर ऐसे लिख के दे सकते हैं, एक साइड जो है मतलब कि ये लिख दिए कृषक, मजदूर और ये सारी चीजें, और एक साइड उनका जो तमिल में बोला जाता था ये लिख दिए, और आपसे पूछ रहे हैं कौन सा सही मैच नहीं है, यानी कि सामने सामने में कौन सा गलत है, या फिर आपको मैच करने के लिए दे सकते हैं क्रॉस टाइप का। तो क्वेश्चंस किसी भी तरह से बन सकते हैं, आप बस उस पॉइंट्स को याद रखिएगा जो हमने पैराग्राफ में बताया है। कह रहे हैं कि तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर किस नाम से जाने जाते थे। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, कदैसियार, वेल्लार, किसान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भूमिहीन मजदूर थे, आपको पता है कि जो वेल्लार थे वो तो सबसे बड़े यानी कि जमींदार हुआ करते थे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि कदैसियार, कदैसियार के नाम से उन्हें जाना जाता था। अगला देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि देश के उत्तरी भाग में ग्राम प्रधान को जाना जाता था। तो आज के जैसे ग्राम प्रधान नहीं है, मैंने बता ही दिया, जमींदार टाइप के थे उस टाइम पे।
और हमारे पास ऑप्शंस क्या है, गृहपति, वेल्लार, ग्राम भोजक या दास। तो हमने इसको बहुत अच्छे से देखा है कि जो लोग उत्तर भारत में जमींदार किस्म के लोग थे उन्हें हम क्या कहते थे, उन्हें हम कहते थे ग्राम भोजक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम भोजक का कार्य है, यानी कि जो गांव के मतलब कि मुखिया टाइप के लोग थे या गांव के जो प्रधान थे उनका काम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, कह रहे हैं कि गांव से टैक्स वसूली। तो हमने बताया था ना कि राजा कभी कभी टैक्स वसूलने का जो काम है वो इनको दे दिया करते थे, कभी कभी ये न्यायाधीश के रूप में और पुलिस के रूप में भी काम किया करते थे। तो यहाँ दूसरा क्या कह रहे हैं कि न्यायाधीश के रूप में कार्य करना और कभी कभी एक पुलिसकर्मी के रूप में भी काम करना। और ऑप्शन सी है कि ये भी दोनों। डी कह रहे हैं कि नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो तो आपको दिख ही रहा है कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जो ग्राम भोजक है इनके ये सारे काम थे। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और कह रहे हैं कि लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ। तो इसका जो आंसर है वो 3000 साल पहले हो जाएगा। हाँ, 3000 साल पहले हो जाएगा। चलिए ठीक है। कह रहे हैं कि लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ, आपको ये बताना है। आज से कह रहे हैं कि 5000 साल पहले, 4000 साल पहले या 3000 साल पहले या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आज से 3000 साल पहले जो है लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा इसको। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से तो नहीं पूछा जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो क्रोनोलॉजी लगाने में आएगा और ये चीजें नहीं लिखी रहेंगी। वो जो आज से 3000 साल पहले है या 4000 साल पहले, इस तरह से चीजें लिखी नहीं जाएंगी। 4-5 घटनाएं दे दी नहीं, मतलब दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसको आप क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बनने लगे हैं, तो इन सब पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एनसीईआरटी में तो दरअसल इसी तरह से बताया गया है ना कि आज से 3000 साल पहले ये घटना हुई, आज से 4000 साल पहले ये घटना हुई, आज से 8000 साल पहले ये घटना हुई, 12000 साल पहले ये घटना हुई। तो हम लोग क्रम से देखते हुए आ रहे हैं और मतलब कि मतलब जो शब्द क्या बोलते हैं, ये जो तिथियां हैं आज से इतने साल पहले क्या घटनाएं घटी हैं, इसको भी हम अलग से बताते हुए चल रहे हैं, हर वीडियो में बताते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग चाहे ना तो उसको क्रम से स्क्रीनशॉट ले करके और एक क्रम में अपने पास पीडीएफ बना करके रख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की चीजें हैं वो हर जगह काम आती रहेंगी। चलिए फिलहाल के लिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आज से 3000 साल पहले। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और रिपीट होने के पीछे का रीजन भी यही है कि आप लोगों को एकदम रटा जाए, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि दक्षिण भारत यानी तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था। टाइम लॉस ना करते हुए ऑप्शन ए करके ठीक आगे बढ़ेंगे, यानी कि वेल्लार। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा उत्तर भारत है उसमें ग्राम प्रधान क्या कहलाता था, तो ग्राम भोजक कहलाता था। टाइम नहीं लॉस करना है ऐसे क्वेश्चंस में। फिर हम देखेंगे, कह रहे हैं कि उत्तर भारत में जो स्वतंत्र कृषक थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें गृहपति कहा जाता था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि कई शिल्पकार और व्यापारियों ने संघों का गठन किया जिन्हें किस रूप में जाना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं गृहपति, तो गृहपति तो नहीं होगा, अभी ऊपर हम देख क्या ही रहे हैं। सभा समिति, यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं है। सभा समिति ये सभी ना ऋग्वेद की घटनाएं थी, यहाँ नहीं है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी कि श्रेणी। तो कई शिल्पकार और व्यापारियों के द्वारा जो संघ बनाया जाता था उसको कहा जाता था श्रेणी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बारे में भी नीचे और भी चीजें हैं बताई गई हैं, बताएंगे हम आपको। कह रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब स्टार्ट हुआ। तो अभी हमने ऊपर देखा ना कि आज से 3000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग स्टार्ट हुआ, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता था। तो ऊपर हम देख के आ रहे हैं कि उड़वार कहा जाता था साधारण जो हलवाहे थे उन्हें। चलिए अब कुछ नया क्वेश्चन आया है उसको देखिए। कह रहे हैं कि भरूच, बेरी, गाजा ये क्या था एग्जैक्टली। तो एक आपको शब्दावली टाइप की मिलेगी और जिसमें आपको बताना है कि ये जो भरूच या बेरी गाजा है ये क्या है एग्जैक्टली, किसके लिए ये फेमस था। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। नौका थी, मतलब कि कोई एक नौका थी उसका नाम था ये भरूच, या फिर एक जहाज का नाम था, या फिर बंदरगाह था, या फिर शहर था। तो आप देखें कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि एक बंदरगाह था भरूच या बेरी गाजा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और ये आपको कहाँ से लिया गया है, तो साफ साफ जाहिर सी बात है कि हम लोग इसको एनसीईआरटी की किताब से डायरेक्ट लिए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी की किताब से हैं, एक्सप्लेनेशन भी एनसीईआरटी से ही है, तो सब कुछ चीजें एनसीईआरटी से ही मिल रही हैं आपको।
यहाँ देखिए जो बेरी गाजा है ये भरूच का यूनानी नाम है, यानी कि यूनान में या यूनानी भाषा में आप देखेंगे कि जो भरूच है उसको क्या कहते हैं, बेरी गाजा कहते हैं। आगे देखिए कह रहे हैं कि बेरी गाजा एक सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो क्योंकि जो बेरी गाजा है वो बहुत ही सकरी खाड़ी है, तो इसमें नाव का चलना थोड़ा मुश्किल काम था, ये यहाँ पे आपसे बता रहे हैं। आगे देखिए कह रहे हैं कि राजा के द्वारा नियुक्त जो कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे थे वही यहाँ पे जहाज ले आ जा सकते थे, क्योंकि उनको ना एक्सपीरियंस हो गया था, अब मतलब वो वहीं पे रह रहे थे तो उनको अनुभव था कि कैसे मतलब कि हम यहाँ पे जहाज ले आ जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि जो बेरी गाजा है यहाँ पे शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़ा, सोना और चांदी ऐसे जो सिक्के थे उनका आयात किया जाता था। और साथ में हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र, ये सारी चीजें यहाँ से बेची जाती थी। तो बेरी गाजा जो मतलब कि बंदरगाह था वहां पे हम लोग बाहर से क्या क्या आयात करते थे, फिर से देख लीजिए कि हम लोग शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़ा, सोना और चांदी का जो सिक्का है उसको आयात करते थे। जबकि हम लोग निर्यात क्या किया करते थे, तो हिमालय के में जो जड़ी बूटियां थी उनको, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र, ये सब हम लोग यहाँ से बेचते थे, ठीक है। आगे देखिए कि राजा के लिए व्यापारी जो है वो विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े थे। तो सबसे जो कीमती कीमती क्या था, मतलब एक बदतमीजी है कि औरत को एक वस्तु समझ करके उसको गिफ्ट दिया जा रहा है। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो आहत सिक्के हैं ये करीब कितने साल तक चले। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 500 साल, ऑप्शन बी है 200 साल, ऑप्शन सी है 600 साल और ऑप्शन डी है 400 साल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 500 सालों तक चला है जो आहत सिक्के रहे हैं वो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं जो अधिकांश गृहपति हुआ करते थे वो कैसे जमींदार थे। ऑप्शंस है हमारे पास, बड़े जमींदार थे या फिर मध्यम थे या फिर छोटे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि जो गृहपति होते थे वो छोटे जमींदार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के किससे बने होते थे। ऑप्शन हमारे पास गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, कॉपर यानी तांबा या फिर आइवरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिल्वर या चांदी के बने हुए होते थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि जिन लोगों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी और वे दूसरों के लिए काम किया करते थे उन्हें हम क्या कहते थे। और हमारे पास ऑप्शन है किसान। तो किसान वर्ड तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो होगा नहीं। गृहपति ऊपर हम देख के आ रहे हैं कि ये छोटे किसान जो थे या छोटे जो जमींदार थे उन्हें कहा जाता था, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखेंगे, कह रहे हैं कि वेल्लार। तो वेल्लार जो है वो दक्षिण भारत में जो बड़े जमींदार थे उन्हें कहते थे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि दास कर्मकार कहा जाता था, जो अपनी खुद की जमीन पर काम न करके दूसरों की जमीन पे काम करके अपनी आजीविका चलाते थे, यानी ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहे हैं कि जो रिंग वेल है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता था। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए या फिर ड्रेनेज सिस्टम। तो आप देखेंगे कि इसका जो प्रयोग किया जाता था, चाहे आप इसको ड्रेनेज सिस्टम बोले या फिर सिंचाई बोले, मतलब दोनों बात एक ही है, तो आप इसको ऑप्शन सी डी कुछ भी मान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि तमिल की प्राचीनतम रचनाएं क्या कहलाती हैं। और हमारे पास ऑप्शन क्या है, संगम साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य या फिर बौद्ध साहित्य। तो इसका जो सही आंसर होगा जाहिर सी बात है कि वो संगम साहित्य हो जाएगा, यानी कि तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं वो संगम साहित्य कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि उत्तर भारत में कपड़ा उत्पादन का जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था। और हमारे पास ऑप्शंस क्या है, पटना, दूसरा ऑप्शन है मथुरा, तीसरा आप देखिए वाराणसी, चौथा देखिए इलाहाबाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा वाराणसी, यानी ऑप्शन सी। तो अब जब हमने उत्तर भारत में देख लिया तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण भारत में भी तो कपड़ा उत्पादन हुआ करता होगा, ऐसा तो नहीं बस उत्तर भारत में ही होगा। तो चलिए अब आप बताइए कि दक्षिण भारत में कपड़ा उत्पादन का जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था। और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, मदुरै,
पुणे, त्रिचनापल्ली या फिर उपरोक्त सभी। तो ज्यादातर बच्चे उपरोक्त सभी मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, तो लेकिन इसका उपरोक्त सभी उत्तर ना होकर के हो जाएगा हमारा मदुरै। ठीक है, तो उत्तर भारत में वाराणसी था और दक्षिण भारत में मदुरै कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहे हैं कि सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन क्या है, आहत सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के या फिर उपरोक्त सभी। तो जो सबसे प्राचीन सिक्के थे या प्राचीनतम जो सिक्के हैं उन्हें कहा जाता था आहत सिक्के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कह रहे हैं कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, पटना, थानेश्वर, मथुरा या फिर झांसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि मथुरा जो है वो कुषाणों की सेकंड राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि जो वलय कूप है ये किसके लिए उपयुक्त होता था। हमारे पास ऑप्शन क्या है, नाली के लिए, कूड़ेदान के लिए, गुसल खाने के लिए या सभी के लिए। तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट साफ साफ उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में जी जो वलय कूप थे वो नाली, कूड़ेदान और गुसल खाने के लिए प्रयोग किए जाते थे, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, यानी सभी के लिए इसको यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और जो हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि मथुरा के अभिलेखों में किनका उल्लेख मिलता है। और हमारे पास ऑप्शन है सुनार का, बुनकर और लोहार का, टोकरी तथा माला बनाने वालों का या फिर इन सभी का। तो जो मथुरा से अभिलेख मिला है उसमें आप देखिए सुनार का भी उल्लेख मिलता है हमको, बुनकर का भी उल्लेख मिलता है, टोकरी बनाने वाले जो माला बनाने वाले लोग थे इनका भी उल्लेख मिल जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि शिल्पकार और व्यापारी जो संघ थे इन्हें क्या कहा जाता था। अभी ऊपर हमने देखा ही था कि ये श्रेणी कहलाते थे। ठीक है, और ये देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ दिखा देते हैं हम। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बना करके रहते थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, तो जो मतलब कि शिल्पकार और व्यापारियों के द्वारा अपना संघ बनाया गया था उसको कहा जाता था श्रेणी। और शिल्पकारों की जो श्रेणियां हैं इनका काम क्या था, तो इन्हें प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और इसके साथ साथ जो तैयार माल था उसका वितरण करना। जबकि व्यापारियों की जो श्रेणियां थी वो क्या काम करती थी, तो ये संचालन का मतलब व्यापार के संचालन का काम करती थी। और श्रेणियों को आप देखेंगे कभी कभी ये बैंक के रूप में भी काम किया करती थी जहां पे लोग जाकर के अपना पैसा वगैरह जमा कर सकते थे। तो इसको भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि वस्त्र उत्पादन के लिए कौन से प्रसिद्ध केंद्र थे। और हमारे पास ऑप्शन क्या है, अभी ऊपर हालांकि हमने देखा है लेकिन फिर से आप बताइए, क्वेश्चन का जो नेचर है वो इसमें चेंज है। वाराणसी मदुरै, मथुरा वाराणसी, केरल बिहार, अंग अवंती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर भारत में वाराणसी प्रसिद्ध था, दक्षिण भारत में मदुरै प्रसिद्ध था वस्त्र उत्पादन के लिए। अब यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि बड़ा सा क्वेश्चन हमने बनाया है, इसको खुद ही बनाया है कि मथुरा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। हर हमारे पास 5-6 मतलब कि स्टेटमेंट दे दिए हैं, 5 स्टेटमेंट है, छठे में तो बताया गया है कि क्या सभी सही है या कोई एक ही सही है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहे हैं कि ये 2500 साल से ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि ये यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। तीसरा ऑप्शन है कि इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और जो दूसरा रास्ता था वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। ठीक है, चौथा कह रहे हैं कि शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और इसमें अनेक मंदिर भी थे और आसपास के किसान तथा जो पशुपालक थे वो शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाने का काम किया करते थे। अगला कह रहे हैं कि मथुरा जो है वो बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था और लगभग 2000 साल पहले जो मथुरा है वो कुषाणों की दूसरी राजधानी के रूप में भी उभरी। और कह रहे हैं कि ऑप्शन एफ में कह रहे हैं कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो भैया इतना बड़ा सा है तो जाहिर सी बात है कि इतना कौन फालतू की चीजें करेगा, तो सब सही होगा तभी बताया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि एफ वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जानना चाहिए, जैसे आपको अरिकामेडु के बारे में जानना चाहिए। और ये अरिकामेडु कहाँ है, तो ये भैया पुदुचेरी में है। और ये है क्या एग्जैक्टली, तो आप देखेंगे कि ये भी एक बंदरगाह था और यहाँ से कुछ मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ देखिए कि आज से लगभग 2200 से 1900 साल पहले जो अरिकामेडु था ये क्या था, तो एक पत्तन था, यानी कि एक बंदरगाह था।
यहाँ दूर दूर से आए हुए सामान जो है वो उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो, और यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हुए हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने वाले हत्थे भी लगे हुए थे। साथ ही यहाँ से आपको एरेटाइन जैसे मुहर लगे हुए चमकदार बर्तन भी मिले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से हमें एरेटाइन जैसे मुहर लगे हुए चमकदार बर्तन मिले हैं। तो भैया ये मिला है हमें अरिकामेडू से, ठीक है, जो कि पुडुचेरी में पत्तन था। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था, और इसे मुहर लगे जो सांचे हैं उस पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा करके बनाया जाता था। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। जैसे हमने सारे के सारे वीडियोस में जो मतलब कि सन दिए हुए हैं, आज से कितने साल पहले कौन सी घटना घटी है वो बताया, तो इसमें भी देख लीजिए। जो उपमहाद्वीप है इसमें लोहे की जो शुरुआत है वो आज से लगभग 3000 साल पहले हो गई थी। दूसरा देखिए कि जो लोहे का प्रयोग है इसमें बढ़ोतरी, यानी कि नगर में आहत सिक्के और जो हथियार, औजार, कुल्हाड़ी, गणासा ये सब बनाना स्टार्ट हुआ है वो आज से 2500 साल पहले हुआ है। यानी कि 3000 साल पहले लोहे को जो है खोज लिया गया, या ये कहें कि लोहे का जो उपयोग है वो स्टार्ट हो गया। लेकिन लार्ज स्केल पे आप देखेंगे कि लोहे के फाल बनाए जाने लगे, कुल्हाड़ियाँ बनाई जाने लगी, हंसिया, गड़ासा ये सब जो बनाए जाने लगे वो आज से 2500 साल पहले बनना स्टार्ट हुआ। इसके साथ अगला पॉइंट आप देखिए कि जो संगम साहित्य है इसकी रचना कब शुरू हुई, तो आज से लगभग 2300 साल पहले इसकी रचना स्टार्ट हुई है। और अरिकामेडू का जो पत्तन है वो कब का है, तो आज से 2200 से 1900 साल पहले। तो ये देखिए सब कुछ एकदम मतलब कि क्रम से लगा भी है। अगर आपसे आ जाए कि सबसे पहले जैसे चार मतलब शब्द लिख दिए जाएं कि लोहे की शुरुआत, लोहे का प्रयोग, संगम साहित्य की रचना, अरिकामेडू का पत्तन, और आपसे कह दिया जाए कि इसको क्रोनोलॉजी में लगाइए, तो आप देखिए कि ये क्रोनोलॉजी में ऑलरेडी लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपको मतलब हर चैप्टर में कुछ ना कुछ विदेशों के बारे में बताया गया, तो आज यहाँ जो है रोम के बारे में बताया गया है। यहाँ आप देखिए कि जो रोम है ये यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान में शहर जो है वो बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था, ये याद रखिएगा। और साथ में यह जो है यूरोप, उत्तर अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक शासक हैं जिनका नाम था अगस्टस। इन्होंने आज से करीब 2000 साल पहले शासन किया, और इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो रोम है वो ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। आगे देखिए, अगस्टस और उनके बाद के जो शासक हैं इन्होंने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग महल, जिसको एम्फी थिएटर कहा जाता था, उसको भी बनवाया, और इसमें चारों तरफ से दर्शकों के बैठने के लिए जो सीढ़ी नुमा जगह हैं वो भी हुआ करती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार बनवाए जहाँ स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किए गए थे, और यहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलना जुलना भी करते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही जो है इसके जरिए शहर में स्नानागार, फव्वारे तथा गुस्सल खाने के लिए पानी भी लाया जाता था। तो ये देखिए उसका चित्र भी आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। आगे देखते हैं, सिक्कों के बारे हमने अभी ऊपर देखा ना, सिक्कों के संबंधित एक दो क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे, तो उसके बारे में देख लीजिए कि किस तरह से जो सिक्के हैं उनका मतलब कि काम धाम चलता था। तो यहाँ देखिए आपको बता रहे हैं कि जो सबसे पुराने सिक्के हैं वो कैसे सिक्के हैं, तो सबसे पुराने जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल तक चले। ठीक है, इसका जो ये देखिए चित्र वगैरह आपको नीचे दिखाया गया है, और यहाँ बता रहे हैं कि चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत मतलब होता है ना आहत करना, यानी कि घायल करना या पीटना, तो वही है, पीट करके बनाया जाता था इसको, इसी वजह से इसे मतलब कि आहत सिक्का कहा जाता था। और देखिए ना, ये बता भी रहे हैं कि इसको आहत करके बनाए जाने के कारण ही आहत सिक्का कहा जाता था। तो आहत करना मतलब पीटना, पीट करके इसको बनाया गया है। आप लोगों ने देखा होगा, गाँवों में रहते होंगे तो जो मतलब किसान वगैरह हैं वो लोग गणासा या जो कुल्हाड़ी है या मतलब कि फावड़ा वगैरह है ना, उसको ले जाते हैं पीट करके बनवाने के लिए, पिटवाने के लिए। इवन जैसे हम लोगों के यहाँ जानवर हैं तो जब चारा मशीन जो है वो गड़बड़ा जाती है, उसमें ढंग से उसमें धार नहीं रहती, तो ले जाते हैं, फिर पेरेंट्स बोलते हैं जाए का है गणासा पिटवावे का है, तो वही है पिटवाना या जो है आहत करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं। आप देखेंगे कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें ना पीछे आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया रहता है कि आप खुद भी देखें कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है क्या उसके क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं, आपको सही जवाब ढूंढना है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वलय कूप का उपयोग किसके लिए किया जाता था। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए या फिर जल निकास के लिए। तो भैया ये जो है जल निकास करने के लिए इसका यूज किया जाता था वलय कूप का, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि आहत सिक्के किसके बने होते थे, चांदी के, सोना के, टिन का या फिर हाथी दांत का। तो अभी हमने ऊपर देखा, अभी जस्ट ऊपर देख के आ रहे हैं कि जो आहत सिक्के थे ये चांदी और तांबा का बनते थे, किसके, तो चांदी और तांबा के बनते थे। तो यहाँ तांबा दिया नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि चांदी। यहाँ देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि जो मथुरा है उसके बारे में बताइए कि क्या था, गांव था, पत्तन था, धार्मिक केंद्र था या जंगल क्षेत्र था। तो अभी हमने देखा कि जो मथुरा है भैया वो एक धार्मिक क्षेत्र था या धार्मिक केंद्र था, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि जो श्रेणी है उनके बारे में बताइए। तो कह रहे हैं जो श्रेणी है क्या ये शासक हुआ करते थे, शिल्पकार थे या कृषक थे या पशुपालकों का संघ था। तो भैया ये शिल्पकार थे, यानी कि शिल्पकारों का जो संघ होता था उसी को कहा जाता था श्रेणी, ठीक है। तो ऑप्शन ये जो है दूसरा वाला सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हम आपके लिए जो है होमवर्क दे रहे हैं, हर दिन हम आपको कुछ ना कुछ देते हैं कि आप लोग कमेंट करें, बशर्ते आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा बुरा लगता है इस बात का। तो ये जो है करिएगा, ठीक है, कमेंट मत करिएगा, खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, कम से कम आपको ये पता चल जाएगा ना कि मतलब हमने जो पढ़ा है उसमें क्या कुछ पता है कि नहीं। तो जैसे पहला वाला हम बता दे रहे हैं कि पहले बारे में बिल्लार होगा 10 बार कम से कम आज के वीडियो में बताए हैं, ठीक है। और आगे का जो है 3 पॉइंट आप खुद से इसको करिएगा। तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया है पूरा का पूरा जो भी उसमें था हमारे चैप्टर 8 में, एक निचोड़ टाइप का हमने आपके सामने लाया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो तो तब पसंद आएगी ना जब आप लोग पूरा देखेंगे। ज़्यादातर लोग तो पूरा देखते ही नहीं है, 1-2 क्वेश्चन में ही उनका मन भर जाता है, उन्हें मतलब ज्ञानी हो जाते हैं। तो ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इनकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।